हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को टैट वॉरियर्स परिवार की ओर से होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ होली। फ्रेंड्स, होली है, रंगों का त्यौहार है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन होली पर एक बात बहुत ध्यान रखने वाली होती है। हम कभी भी किसी को जबरदस्ती रंग ना लगाएं। यदि कोई सामने वाला हमारे साथ होली खेलना चाहता है तो हम उसे मन से रंग लगाएं, अन्यथा ना लगाएं। तो इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को एक बार फिर होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार हम अपनी वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है व्यवहारवाद और इसके समर्थक। फ्रेंड्स, हमारी आज की ये वीडियो एक रिक्वेस्ट वीडियो है, जिसे हमारे ही एक फ्रेंड ने कहा कि मैम इस टॉपिक के बारे में हमें क्लियर कराएं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने आज की इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले व्यवहारवाद, इस शब्द को हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये क्या है। फ्रेंड्स, इसमें शब्द आ रहा है व्यवहार। इस शब्द को बहुत से लोग अलग अलग अर्थों में लेते हैं। कोई इसे बिहेवियर यानी हमारा किसी के समक्ष बात करने का क्या तरीका है, हम उससे कैसे पेश आते हैं, इस तरीके को भी व्यवहार मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो हम एक दूसरे को लेन देन यानी रुपया पैसा लेना देना करते हैं, उसे भी बहुत से लोग व्यवहार कहते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत से लोग ऐसा भी होता है कि किसी काम में आने वाली वस्तु को भी काम ना कह करके, प्रयोग ना कह करके, उस वस्तु को व्यवहार में आने वाली वस्तु के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि व्यवहार शब्द को एक ऐसे तरीके में, एक ऐसे प्रयोग में आने वाली वस्तु के रूप में जान सकते हैं जो समय समय पर किसी जगह पर कार्य में ली जा सकती है। फ्रेंड्स, इसका अच्छे से मतलब हम आपको पूरी वीडियो में समझाने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, व्यवहारवाद आधुनिक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक जॉन ब्रॉड्स वॉटसन को माना गया है। फ्रेंड्स, व्यवहारवाद के जो प्रवर्तक थे यानी जिन्होंने इसको शुरुआत किया, वो थे जॉन ब्रॉड्स वॉटसन। इन्हें ही व्यवहारवाद का पिता कहा गया। इसके बाद फ्रेंड्स, वॉटसन ने कहा कि व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान का विषय मानव व्यवहार है। व्यवहार जिसका निरीक्षण हो सकता है मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय है, ना कि मानव चेतना, जिसका आधार केवल मानव विश्वास है। शरीर विज्ञान के व्यवहारवाद का विशेष संबंध है, क्योंकि व्यवहारवाद शरीर के विभिन्न अंगों की प्रक्रिया पर ध्यान देता है। फ्रेंड्स, यहाँ आप बहुत ध्यान से समझेंगे। वॉटसन ने कहा कि व्यवहारवाद में हम केवल उन्हीं बातों को शामिल कर सकते हैं जिनका हम अध्ययन कर सकें, यानी जिन्हें हम देख सकें, छू सकें, जो कि मानव का व्यवहार है, जिसका हम निरीक्षण कर सकते हैं, उस पर अपने विचार दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, ना कि मानव चेतना यानी कि वो कैसे सोचता है, कैसे नहीं सोचता। जिन चीज़ों को हम देख ही नहीं सकते उनको व्यवहारवाद के अंतर्गत नहीं रखा गया। और फ्रेंड्स, व्यवहारवाद शरीर विज्ञान से भी काफ़ी संबंध रखता है, यानी शरीर विज्ञान यानी शरीर में के द्वारा किस तरह की क्रियाएं की जाती हैं। वे क्रियाएं जैसे चलना, दौड़ना, बैठना, उठना, खाना पीना, ये सभी क्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें देखा जा सकता है, छूकर महसूस किया जा सकता है, और फ्रेंड्स, इनके बारे में अपनी राय भी दी जा सकती है। तो ऐसी बातें व्यवहारवाद का विशेष अंग बनाई गई जिनको हम अपनी आंखों द्वारा आराम से देखकर समझ सकें। इसके बाद अतः व्यवहारवाद चेतना का विज्ञान न होकर व्यवहार का विज्ञान होना है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि चेतना का क्या तात्पर्य है। फ्रेंड्स, चेतना होती है सोचने और समझने की शक्ति, यानी चेतना एक जागृति, जिसमें फ्रेंड्स इंसान केवल अपनी बातें सोचता है और वो बातें इंसान के मन में ही हैं। उन्हें वो किसी के समक्ष, सामने वाला कोई व्यक्ति है, वो उन्हें कैसे समझेगा, वो जब तक उन्हें नहीं समझेगा, जब तक वो कार्य को करते हुए ना देखे। यही फ्रेंड्स हमारी चेतना का एक रूप है। सरल शब्दों में कहें तो फ्रेंड्स, चेतना का तात्पर्य एक सोच भी हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये बात हम ध्यान रखेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि वॉटसन जो थे, उन्होंने कहा कि व्यवहारवाद के अंतर्गत हम केवल मुख्य रूप से मानव की प्रतिक्रियाओं को ही शामिल कर सकते हैं। वे प्रतिक्रियाएं जिनको देखकर उनका रिजल्ट परिणाम निकाला जा सके। जो कुछ बिंदु इस प्रकार यहाँ वॉटसन ने दी हैं,
वॉटसन ने अपनी विचारधारा को निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया। सबसे पहले वॉटसन ने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों का अध्ययन करता है। साथ ही बताया कि पशु व्यवहार मानव व्यवहार की अपेक्षा सरल होता है। फ्रेंड्स, ये बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि वॉटसन ने जो अपना व्यवहारवाद सिद्धांत दिया, इसमें उन्होंने केवल मानव को ही सम्मिलित नहीं किया, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने पशुओं को भी सम्मिलित किया। साथ ही उन्होंने ये बताया कि पशु के व्यवहार का अध्ययन करना आसान होता है एक मानव के व्यवहार का अध्ययन करने में। फ्रेंड्स, अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे। ये बात ध्यान रखने वाली है कि एक ही परिस्थिति में कभी किसी व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, तो कभी किसी व्यक्ति को उस परिस्थिति में हंसी आ जाती है, कभी दुख होता है तो कभी खुशी होती है। इसीलिए फ्रेंड्स, वॉटसन ने कहा कि मानव व्यवहार एक जटिल व्यवहार है, जबकि पशुओं के साथ ऐसा नहीं होता। उनके लिए जो बात बुरी है वो बुरी ही है, और जो चीज़ उन्हें खुशी देती है वो उनको हमेशा खुशी ही देती है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इसके बाद वॉटसन ने अपनी राय दी जो इस प्रकार है। वॉटसन ने कहा कि संवेदना, प्रत्यक्ष, संवेग आदि प्रत्यय का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका संबंध व्यवहार से बिल्कुल नहीं होता। उसने कहा कि उद्दीपन, अनुक्रिया, शिक्षण, आदत आदि व्यवहार प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य संवेदना यानी किसी चीज को की अनुभूति होना, और प्रत्यक्ष यानी किसी चीज को देखकर उसके बारे में अपनी राय बनाना, और संवेग, संवेग से तात्पर्य है फ्रेंड्स जो मन के भाव होते हैं, गुस्सा, प्रेम, खुशी, ये सब इस तरह के संवेग। तो वॉटसन ने कहा कि इन सभी बातों को शिक्षण में यानी व्यवहारवाद के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका संबंध व्यवहार से होता ही नहीं है। असल में जो वस्तु हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनके द्वारा हम प्रतिक्रिया कर सकते हैं, ऐसी बातों को हमें शिक्षण में ज्यादा प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स, उद्दीपन से तात्पर्य हुआ, अब अचानक से हमारे हाथ पर कोई ठंडा या गर्म कुछ भी छू जाता है तो हम फौरन से अपना हाथ हटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक उद्दीपन हुआ और उसकी अनुक्रिया है। कोई ठंडी चीज हमारे हाथ पर लगी, वो हो गया एक उद्दीपन, और उसकी प्रतिक्रिया हुई एकदम से हमारे हाथ का हटना। तो इसी प्रकार की बातें, इनका हम आसानी से अध्ययन भी कर सकते हैं, और साथ ही इन्हें देखा और महसूस भी किया जा सकता है। देखा और महसूस नहीं फ्रेंड्स, छुआ भी जा सकता है। वॉटसन ने कहा कि केवल उन वस्तुओं से संबंध रखना चाहिए जिन्हें देखा जा सकता है, सुना जा सकता है और स्पर्श किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि वॉटसन केवल उन्हीं बातों में विश्वास कर सकता था जिन्हें वो देख सकता था, सुन सकता था और छू सकता था। वह ऐसी किसी की कही सुनी बातों को नहीं मानता था। इसके बाद आगे आता है फ्रेंड्स हमारा, व्यवहारवाद के समर्थक मनोविज्ञान को उद्दीपन और अनुक्रिया का विज्ञान भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य उद्दीपन और अनुक्रिया का विज्ञान। फ्रेंड्स, इसे क्यों कहा गया? क्योंकि हम व्यक्ति का जो जीवन है वो उद्दीपन और अनुक्रिया का ही परिणाम होता है। यानी अगर व्यक्ति अपने वातावरण में रह रहा है तो अपने वातावरण के साथ क्रिया करता है। वो मान लीजिए अगर उसे सर्दी लगी, जो उस सर्दी लगना एक उद्दीपन का कार्य करेगा, और उसकी अनुक्रिया होगी जो वो सर्दी से बचने के लिए क्रियाएं करेगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए व्यवहारवाद के समर्थक मनोविज्ञान को उद्दीपन और अनुक्रिया का विज्ञान भी कहते हैं। इसके बाद संवेदना को वॉटसन ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि संवेदना व्यक्तिनिष्ठ होती है जिसे दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता, और न ही इसका वैज्ञानिक मापन किया जा सकता है। प्रत्यक्षीकरण को वॉटसन सही मानता है क्योंकि इसे किसी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि संवेदना एक ऐसी चीज है जिसका अनुभव केवल व्यक्ति को अंदर से, यानी कि केवल व्यक्तिनिष्ठ एक ही व्यक्ति को हो सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता कि इसका दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जबकि प्रत्यक्षीकरण यानी सामने रखी हुई कोई ऐसी वस्तु जिसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, उसका प्रयोग करना ज्यादा सही है, क्योंकि इसे किसी के भी समक्ष आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है हमारा, वो इस प्रकार है, व्यवहारवाद के समर्थक, जिसमें सबसे पहला नाम है फ्रेंड्स एडविन आर गुथरी। फ्रेंड्स, इन्होंने क्या कहा? गुथरी ने थॉर्नडाइक के नियम को अस्वीकार किया और कहा कि कोई भी उद्दीपन प्रथम बार में ही सहचर्य प्राप्त कर लेता है। इन्होंने वॉटसन का समर्थन किया और अपने अध्ययन के अनुसार कई प्रकार से सीखने की विधियां बताई हैं, जो इस प्रकार है। फ्रेंड्स, एडविन आर गुथरी जो थे
वो एक बहुत बड़े व्यवहारवादी थे। उन्होंने जो थॉर्नडाइक के नियम थे, फ्रेंड्स आपने पढ़ा ही होगा थॉर्नडाइक के नियम। हमारा भी एक थॉर्नडाइक के बारे में एक टॉपिक हमने पिछली वीडियो में समझाया था, कुछ वीडियोस के पहले। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो फ्रेंड्स, गुथरी ने थॉर्नडाइक के ही नियम जो था प्रभाव का नियम, इसको नहीं माना। थॉर्नडाइक जो थे वो कहते थे कि एक ही काम को अगर हम बार बार करते रहें तो उस काम का प्रभाव हम पर पड़ता है और वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है, जिसे फ्रेंड्स जो गुथरी थे उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, वो बार बार काम करने की अपेक्षा वो पहली बार में ही अपना असर हम पर छोड़कर जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ उन्होंने कहा कि वाटसन ने जो व्यवहारवाद का उन्होंने समर्थन किया, साथ ही उन्होंने सीखने की विधियां बताई जो इस प्रकार हैं। सबसे पहली, सामीप्यता द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय कंटिग्यूटी। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि अगर हम किसी बच्चे को कोई चीज सिखा रहे हैं तो ये आवश्यक है कि हम उसे बहुत करीबी तरह से सिखाएं। मान लीजिए अगर हम उसे एक पौधे के बारे में बता रहे हैं तो ये आवश्यक है कि हम उसे किसी बगीचे में लेकर जाएं, उस बगीचे में उसे उस पौधे को दिखाएं, उसका निरीक्षण कराएं। जितनी करीबी से वो उसको देखेगा, उतनी ही करीबी से, इतनी अच्छी तरह से उसके बारे में वो जान पाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अभिप्रेरणा, दंड और पुरस्कार। फ्रेंड्स, इन तीनों चीजों को भी गुथरी ने अपने अध्ययन में विधियों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा यानी किसी काम के लिए दी गई अभिप्रेरणा बच्चे के लिए सीखने की दर में वृद्धि करती है और किसी काम से रोकने के लिए दिया गया दंड उसको उस काम को ना करने की सीख देता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, और अगर कोई काम बच्चे के द्वारा बहुत ही अच्छा किया गया है और अध्यापक द्वारा उसे उस कार्य के लिए अवार्ड भी दिया गया है, तो फ्रेंड्स बच्चा उस कार्य को बार बार करेगा क्योंकि वो कार्य उसके लिए अवार्ड दिलाने वाला बन रहा है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है फ्रेंड्स हमारा, वो है विलोपन और विस्मरण। फ्रेंड्स, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे के जीवन पर बुरा प्रभाव डालती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी बातें शिक्षण करते समय या बच्चे के पूरे जीवन में, उसके पूरे ही जीवन पर बहुत बुरा असर रखती हैं, जिनको भुलाना बहुत आवश्यक है, जो एक मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चे के जीवन से दूर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा, वो है आदतों को त्यागना। यानी फ्रेंड्स, ऐसी आदतें जो बच्चे के विकास में बाधा डाल रही हैं और वो उसको ना तो पढ़ने दे रही हैं और ना ही एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं, ऐसी आदतों को त्यागना ही बच्चे के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, गुथरी के द्वारा बताया गया कि ऐसी आदतें छोड़ना एक शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है कि बच्चे पर ध्यान दे और इन सभी आदतों को दूर करे। इसके बाद अगली विधि उन्होंने दी फ्रेंड्स, थकान विधि। फ्रेंड्स, जिसको है फेटिच मेथड। इसका तात्पर्य फ्रेंड्स, यदि कोई कार्य बच्चा कर रहा है और वो कार्य उसको लत लग गई है, उस कार्य को वो छोड़ना चाहता है, तो आवश्यक है फ्रेंड्स उस कार्य को बच्चे के द्वारा बार बार दोहराया जाए। एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें उस कार्य को करते करते बच्चा थक जाएगा और फिर पुनः वो उस कार्य को नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अगले मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा वो इस प्रकार है। अगले मनोवैज्ञानिक थे क्लार्क एल हल। क्लार्क के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार प्राणी और वातावरण से संबंधित क्रियाओं से भी प्रभावित होता है। इसमें वातावरण उद्दीपक का कार्य करता है और प्राणी अनुक्रिया का कार्य करता है। दोनों के मध्य अंतःक्रिया के कारण ही जैविक ग्रहणशीलता बढ़ती है। इसी के कारण व्यक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा करने में सफल होता है। फ्रेंड्स, क्लार्क एल हल जो व्यवहारवादी थे, उन्होंने कहा कि जो व्यवहार है, जो व्यवहार वो व्यक्ति के उसके वातावरण के साथ जो अंतःक्रिया है उसका परिणाम है। यानी वो जैसे वातावरण में रहेगा और जैसे उसके अनुरूप वो प्रतिक्रियाएं करेगा, उसका वो व्यवहार का एक हिस्सा बन जाता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य, यदि एक बालक एक ऐसे वातावरण में है जहां बहुत ही सभ्य लोग रहते हैं, एकदम पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग रहते हैं, तो वो उन लोगों के साथ रहकर उनके प्रतिक्रियाओं को, उनकी अनुक्रियाओं को ग्रहण करेगा और उसके साथ ही वो अपने जो अनुक्रियाएं हैं उन्हें भी उसी के अनुसार ही करेगा, जिसका असर उसके पूरे जीवन पर, उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसे ही क्लार्क हल ने कहा कि व्यक्ति अपने वातावरण और अपनी प्रतिक्रियाओं के अनुरूप निर्मित व्यक्ति है। इसके साथ साथ
वो अपनी वातावरण में रहकर अपने अस्तित्व की रक्षा करने में भी सफल होता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य अस्तित्व की रक्षा करने से तात्पर्य मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे वातावरण में रहता है जो बहुत ही गर्म है या बहुत ही ठंडा है, तो उसके अनुरूप ही उसे व्यवहार करना होता है, वरना उसका अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकता है। यदि वो अपने वातावरण में रहकर उसके अनुरूप कार्य करना ना सीख पाए तो कहीं ना कहीं ये उसके अस्तित्व के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। इसके बाद हल ने कहा, हल ने अधिगम को की प्रक्रिया को पुनर्वलन के सिद्धांत पर आधारित माना है। इस सिद्धांत में हल ने चेतना के स्थान पर आदतों पर बल दिया है। इन्होंने थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हल के पुनर्वलन सिद्धांत की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। फ्रेंड्स, आप ये बात ध्यान रखेंगे कि हल का जो नियम था, यानी क्लार्क एल हल का जो व्यवहारवादी नियम था, उन्होंने इसे पुनर्वलन का नियम कहा और एक तरह से एक संपूर्ण रूप में ये कहा कि जो हमारा अधिगम है, एक बच्चे का जो अधिगम है, वो काफी हद तक पुनर्वलन पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, पुनर्वलन से तात्पर्य किसी भी कार्य के लिए किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति के द्वारा दिया गया कोई ऐसी जो उस पर दबाव डाले या उसे सीखने के लिए प्रेरित करे, कोई ऐसी घटना। फ्रेंड्स, पुनर्वलन के बारे में हमने एक वीडियो में आपको पहले बताया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां आसानी से जान सकते हैं कि पुनर्वलन क्या है। इसके बाद फ्रेंड्स, इस सिद्धांत में फ्रेंड्स चेतना यानी सोच, हल ने चेतना की जगह पर आदतों को बल दिया है। यानी आदत ऐसी वो हमेशा एक जैसी ही रहती है। यानी अगर कोई व्यक्ति हमेशा सच बोलता है तो वो आदत उसमें लाइफ टाइम रहेगी, जबकि चेतना फ्रेंड्स ऐसी चीज है जो नहीं दिखती। इसके बाद हल ने अपने सिद्धांत में आदत शक्ति को अपने सिद्धांत का केंद्र बिंदु माना है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि हल ने अपने सिद्धांत में आदत शक्ति को केंद्र बिंदु क्यों माना है। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको कोई कार्य पसंद है, तो वो आपकी हॉबी है, तो उस कार्य को आप करने के लिए स्वयं ही मोटिवेटेड रहते हैं। वो खुद किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती, आप खुद उस कार्य को करने के लिए जाएंगे। तो इसे ही हल ने आदत शक्ति को अपने सिद्धांत का केंद्र बिंदु माना है। साथ ही प्राणी में उद्दीपन अनुक्रिया के कारण ग्राहक प्रभावक प्रक्रिया भी चलती है। यानी फ्रेंड्स, उद्दीपक अनुक्रिया यानी किसी उद्दीपन के थ्रू जो अनुक्रिया निकलती है, उसके साथ साथ जो बालक है जो कुछ सीखने की प्रयत्न कर रहा है, उसमें उस घटना के द्वारा जो क्या सीखा उसे ग्रहण भी करता है और उसे अपने व्यवहार में लाता भी है। ये सभी बातें आगे इसमें फ्रेंड्स जो आदत शक्ति को भी प्रभावित करती हैं, जिसके कारण उसकी आदतें भी बदल सकती हैं। फ्रेंड्स, इसे आप एक उदाहरण के द्वारा समझें। एक मान लीजिए कि एक बालक है जो बहुत ही शरारती है और वो अक्सर क्लास के दूसरे बच्चों को छेड़ता है। वो किसी ना किसी तरीके की परेशानी खड़ी कर देता है दूसरे बालक के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बार मान लीजिए उसके द्वारा कोई ऐसी शरारत की गई जो सामने वाले बालक के लिए हानिकारक सिद्ध हुई, या मान लीजिए उसके द्वारा दिया गया किसी बच्चे को पीछे से धक्का या कोई भी ऐसी शरारत जो सामने वाले के लिए हानिकारक सिद्ध हुई, तो वो घटना कहीं ना कहीं उस शरारती बच्चे के जीवन पर प्रभाव डालेगी, जिसके कारण वो उस आदत को दोबारा नहीं दोहराएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के आधार पर हल ने कहा कि जो उद्दीपक अनुक्रिया होती रहती है, उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है और अपने व्यवहार में भी उन्हें लाता है, और जो आदतें हैं व्यक्ति की, उन आदतों पर भी इस बात का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद साथ ही पुनर्वलन भी आदत को प्रभावित करती है। फ्रेंड्स, इसका किसी के द्वारा दी गई कोई बात यानी किसी कार्य के लिए प्रेरित किया जाना, यह भी आदत को प्रभावित करता है। इसीलिए इस सिद्धांत को ध्येय झुकाव या पुनर्वलन झुकाव भी कहा गया, यानी गोल ग्रेडियंट कहा गया। यानी किसी एक ऐसे लक्ष्य की ओर झुक जाना जो पुनर्वलन के कारण संभव हो पाया है। इसके बाद हल ने अपने सिद्धांत में अभिप्रेरणा और दंड को मुक्त स्थान दिया है। यानी फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि हल जो थे, उन्होंने कहा कि जिस बच्चे को जितनी ज्यादा अभिप्रेरणा मिलेगी वो उतना ही ज्यादा सीखेगा, और दंड से तात्पर्य उसके अवांछनीय व्यवहार को बदलने के लिए जो दंड उसे दिया गया है वो भी अधिगम में बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। इसके बाद हल ने अपने सिद्धांत की आणविक व्याख्या की है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य
आप सोच रहे होंगे कि आणविक व्याख्या क्या है। फ्रेंड्स, आणविक व्याख्या से तात्पर्य होता है कि बहुत सूक्ष्म रूप में, यानी छोटी छोटी क्रियाएं जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, जिन्हें बालक एक छोटी सी क्रिया समझकर सीखता है और आगे जाकर उन छोटी छोटी क्रियाओं को जोड़कर कोई बड़ा कार्य करता है। इसको फ्रेंड्स हम आगे वाली वीडियो में आपको समझाएंगे। जैसे कुछ इस प्रकार, टॉलमैन। टॉलमैन को कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोजनवादी व्यवहारवादी कहा गया। फ्रेंड्स, इसके बाद टॉलमैन ने बताया कि व्यवहार दो प्रकार का होता है। एक जो सरल क्रिया से होता है जिसे आणविक व्यवहार कहते हैं, और दूसरा वह है जिसमें व्यक्ति का पूरा शरीर कार्य करता है। फ्रेंड्स, टॉलमैन जो थे एक प्रयोजनवादी व्यवहारवादी थे और उन्होंने व्यवहार के दो रूप बताए। एक व्यवहार वो जो सरल होता है, जो कोई लक्ष्य केंद्रित नहीं होता, बस वो व्यवहार होता है, उसको क्रिया की जाती है, जिसे आणविक व्यवहार कहते हैं। और दूसरा वह जिसमें व्यक्ति का पूरा शरीर कार्य करता है। इस प्रकार का व्यवहार उद्देश्योन्मुख होता है फ्रेंड्स, जिसे टॉलमैन ने ग्रामाणु व्यवहार कहा है। फ्रेंड्स, ग्रामाणु व्यवहार से तात्पर्य एक ऐसा व्यवहार जिसमें व्यक्ति को पता है कि उसका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो हर तरह से संभव प्रयत्न करता है, जिसमें उसका पूरा शरीर कार्यरत होता है, जिसमें दिमाग भी, हाथ भी, हर तरह से उसको जिस कार्य के लिए जिस बॉडी पार्ट की जरूरत है उस तरह से वो अपने पूरे शरीर को क्रियाशील रखता है। इसके बाद फ्रेंड्स, टॉलमैन के सिद्धांत को चिन्ह पूर्णाकारवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे संभावना सिद्धांत तथा ज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो टॉलमैन का सिद्धांत है उसको पूर्णाकारवाद सिद्धांत, यानी पूर्णाकारवाद सिद्धांत से तात्पर्य फ्रेंड्स, टॉलमैन ने कहा कि किसी कार्य को व्यक्ति तब सीखता है जब वो लक्ष्य उन्मुख, यानी लक्ष्य को अपने ध्यान में रखकर तब कार्य करता है। तो इसीलिए उनके सिद्धांत को पूर्णाकारवाद सिद्धांत के नाम से जाना गया। इसके बाद टॉलमैन ने अपने सिद्धांत के आधार पर 4 प्रमुख नियम दिए, जो इस प्रकार हैं, जिनमें से सबसे पहला अभिप्रेरणा का नियम। फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा के नियम से तात्पर्य कि जितनी ज्यादा बच्चे को मोटिवेशन दी जाएगी किसी कार्य के लिए, वो उतनी ही अच्छी तरीके से किसी नए कार्य को सीखेगा, नया ज्ञान ग्रहण करेगा। इसके बाद सहचार्य नियम। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि जो चीज जितनी ज्यादा बालकों के जीवन से संबंध रखेंगी उतनी ज्यादा वो उन्हें सीखेगा। इसके बाद क्रिया नियम, यानी किसी कार्य के लिए जितना बालक प्रयत्न करेगा, यानी जितना क्रियाशील रहेगा, वो उस कार्य को उतना ही ज्यादा सीखेगा। इसके बाद अगला शक्तिवर्धन नियम, यानी कितनी शक्ति से एक प्रयत्न किया जाता है किसी बच्चे को कुछ सिखाने के लिए। फ्रेंड्स, ये सभी नियम टॉलमैन ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत दिए। फ्रेंड्स, इन सभी व्यवहारवादियों के अतिरिक्त एक व्यवहारवादी जो थे B.F. स्किनर। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी और भी व्यवहारवादी हैं जिनका व्यवहारवाद में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और उन्होंने अपने अपने नजरिए से व्यवहारवाद को स्पष्ट रूप से सामने वाले के समक्ष, यानी हमारे समक्ष रखा और इसकी व्याख्या की। इसी प्रकार फ्रेंड्स, B.F. स्किनर की हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। हमने उनके बारे में भी, उनके सिद्धांत के आधार पर भी पहले एक वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। यह टॉपिक बहुत बड़ा है और काफी ध्यान से समझने वाला है, इसीलिए फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि हम अपने आज के टॉपिक को आप सभी के समक्ष आसानी से क्लियर करा पाए हों। यदि आप इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव, कोई भी परेशानी आप हमें बताना चाहें तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसे सुलझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और पूरे मन से अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।